नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों। राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अरुण दीक्षित जी की है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के रहने वाले हैं। दोस्तों, अरुण दीक्षित जी की कहानी एक रहस्यमयी और खौफनाक रात की है, जहां अरुण दीक्षित जी की यात्रा एक खौफनाक मोड़ लेती है। स्टेशन से बाहर निकलते ही वह एक अजीबोगरीब रिक्शा चालक से मिलते हैं, जो बिना कोई सवाल जवाब किए उन्हें ले जाने को तैयार हो जाता है। जैसे ही सफर शुरू होता है, उन्हें एहसास होता है कि कुछ अजीब हो रहा है। घड़ी का समय रुक चुका है और कुत्तों के झुंड उनके चारों ओर भौंकने लगते हैं। उनकी दादी की कहानियां, जो वे कभी मजाक समझते थे, अब सच्चाई बनकर सामने आने लगती हैं। अचानक वे खुद को एक डरावनी स्थिति में पाते हैं। रिक्शा चालक का चेहरा दिखता नहीं और वह किसी अदृश्य शक्ति से सीट पर जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। जैसे ही वह माचिस जलाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, एक खौफनाक सच सामने आता है। क्या वह इस शैतानी ताकत से बच पाएंगे या यह उनकी आखिरी सफर बन जाएगी? ये कहानी रहस्य और डर से भरी है, जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है दोस्तों। अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है, तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुनें। तो चलिए अब यह कहानी अरुण दीक्षित जी की जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण दीक्षित है और मैं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले का रहने वाला हूं, या यूं कहूं कि भोपाल में मेरा पूरा परिवार रहता है। मैं उदयपुर में रहता हूं, क्योंकि यहीं पर मैं रेलवे विभाग में कार्यरत हूं। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह मेरे साथ घटी एक सच्ची आप बीती है, जिसे मैं आज भी नहीं भुला पाया हूं। जब कभी भी कहीं भूत प्रेतों का नाम सुनता हूं, तो मेरी आंखों के सामने उसी रात की सारी घटनाएं तैरने लगती हैं। ये घटना करीब 7 साल पहले की है, जब मेरी नई नई पोस्टिंग उदयपुर में हुई थी। जिंदगी में पहली बार घर से दूर काम करने जा रहा था। अचानक यूं घर परिवार को छोड़कर जाना पड़ा तो मन काफी उदास था, लेकिन रोजी रोटी और घर चलाने के लिए नौकरी करना बहुत जरूरी था। इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझकर मैं नोटिस मिलते ही जयपुर निकल गया। ऐसा नहीं था कि मैं अपने परिवार से मिलने नहीं जाता था। हफ्ते में शनिवार और रविवार या कोई सरकारी छुट्टी मिलने पर मैं अपना पूरा समय अपने पत्नी और बच्चों को देता था। वे लोग भी इन दिनों का बेसब्री से इंतजार करते थे। जिंदगी संघर्षपूर्ण थी, लेकिन जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। मिला जुला कर सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी, जिसने मुझे कई दिनों तक सदमे में रखा। अपनी जिंदगी में पहली बार मेरा सामना किसी भूत से हुआ था। यकीन मानिए, आजकल की युवा पीढ़ी भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करती है। मैं भी इन सभी बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों के सामने उन सभी घटनाओं को होता हुआ देखा, तब से मेरी सारी सोच भूत प्रेतों के प्रति हमेशा के लिए बदल गई। जैसा कि मैंने बताया, मेरा तबादला उदयपुर हो गया था। परिवार से मिलने के लिए मैं हर शुक्रवार या शनिवार को निकल जाता था। उदयपुर से भोपाल का सफर मैं अक्सर ट्रेन से ही किया करता था। उदयपुर से भोपाल करीब 400 किलोमीटर दूर है। इस सफर में तकरीबन 7.5 या 8 घंटे का समय लगता था। घर जाने के लिए मैं शुक्रवार की रात 8 बजे तक उदयपुर से भोपाल की ट्रेन पकड़ लेता था। ये ट्रेन अक्सर मुझे अगले दिन सुबह 3:15 या 3:30 पर भोपाल स्टेशन पहुंचा देती थी। जिस दिन मेरे साथ वह खौफनाक घटना घटी, उस दिन भी मैं शाम तक अपना सारा कामकाज खत्म करके घर जाने के लिए तैयार हो गया। रोज के मुकाबले उस दिन मैं थोड़ा ज्यादा खुश था, क्योंकि मंगलवार तक की छुट्टी मिली थी।
इसी खुशी में मैंने अपने बच्चों के लिए उनके मनपसंद खिलौने, पत्नी के लिए एक साड़ी और कुछ राजस्थानी नमकीन खरीद ली थी। सारी चीजों को अपने बैग में डालकर मैं जल्दी से ऑटो भाड़ा करके स्टेशन पहुंच गया। ऑटो से सामान निकालकर मैंने ऑटो वाले भैया को भाड़ा दिया और स्टेशन पहुंचकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। उस दिन घर जाने की इतनी खुशी थी कि पूछिए मत। और देखिए, भगवान भी जानते थे कि मैं अपने परिवार से मिलने के लिए कितना बेताब हूं। इसलिए उस दिन नसीब से ट्रेन भी सही समय पर आ गई थी। ट्रेन अपने निर्धारित समय 8:05 पर आ गई। मैंने अपनी सीट देखकर ट्रेन में बैठने की जल्दी की। घर जाने की खुशी में भाग दौड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि ट्रेन के चलते ही मुझे थकान के कारण जल्दी नींद आ गई। इसी बीच 6.5 घंटे कब बीत गए इसका मुझे कुछ भी पता नहीं चला। आंख खुलने पर मैंने देखा कि ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी है और धीरे धीरे कुछ लोग उस स्टेशन पर उतर रहे हैं। तभी एक इंसान अपने साथी से बोलता हुआ आगे बढ़ा, अरे चलो भाई, आ गया भोपाल, सामान देख लो, कुछ छूटा तो नहीं। ये आवाज सुनते ही मैं एकदम हड़बड़ा कर उठा और देखा कि लोगों का समूह जल्दी जल्दी स्टेशन पर उतर रहा था। यह देखकर मैं भी तुरंत अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर गया। अभी मैं सामान लेकर बोगी से बाहर निकला ही था कि मैंने देखा जो लोग ट्रेन से उतरे थे वे सभी धक्का मुक्की करते हुए पल भर में वहां से गायब हो गए। मुझे समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी में ये लोग कहां चले गए। मन ही मन मैंने सोचा, इतनी भी क्या जल्दबाजी है, आराम से भी तो निकला जा सकता था। मन में लोगों के प्रति भड़ास निकालते हुए मैंने अपना सामान ठीक करना शुरू कर दिया। सामान ठीक करने के बाद जब मैंने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई तो मुझे धक्का सा लगा। पूरा स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। बस इक्का दुक्का लोग ही वहां दिख रहे थे जो शायद स्टेशन पर ही काम करते थे। बाकी कोई भी इंसान स्टेशन पर मौजूद नहीं था। पूरा स्टेशन सुनसान हो चुका था। वैसे ऐसा अक्सर नहीं होता था, लेकिन उस दिन शायद काफी कम लोगों ने रिजर्वेशन कराया था। मन में कई विचार आ रहे थे। कहीं कुछ घटना तो नहीं हो गई जिसके चलते लोग इतना ज्यादा भगदड़ मचाए हुए हैं। खैर, अब वहां रुकना ज्यादा सही नहीं लग रहा था। इसलिए मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पार करते हुए स्टेशन के वेटिंग रूम की तरफ जाने लगा। मुझे पता था कि जहां मेरा घर है वहां जाने के लिए इस वक्त कोई भी रिक्शा या सवारी नहीं मिलेगी। हालांकि आसपास जाने के लिए कभी कभी इक्का दुक्का सवारी मिल जाया करती थी, लेकिन रिक्शा वाले सुबह 5 बजे से आना शुरू करते थे। वेटिंग रूम में पहुंचकर मैं कुछ पल के लिए वहां बैठा। तभी अचानक मुझे ख्याल आया, क्यों ना बाहर जाकर देख लिया जाए, कहीं कोई भटका हुआ रिक्शा वाला खड़ा मिल जाए तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। यह सोचकर मैंने जल्दी से अपना सारा सामान उठाया और वेटिंग रूम से बाहर आ गया। स्टेशन के बाहर आते ही जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। दूर दूर तक सुनसान सड़कें थीं। गहरा अंधेरा और कुत्तों के अलावा कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। यह सब देखकर अब वेटिंग रूम में सुबह 5 बजे तक का इंतजार करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन नींद अब कहां आने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि वेटिंग रूम में बोर होने से अच्छा है कि बाहर थोड़ा टहलते हुए समय काट लिया जाए। साथ ही बाहर जाकर एक सिगरेट पी लूंगा तो दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। यही सोचकर मैंने अपना सामान कंधे पर लादा और स्टेशन के बाहर निकल गया। यूं ही स्टेशन के सामने कुछ दूरी पर टहलते हुए मैंने सिगरेट निकालकर पीना शुरू किया। अमावस्या की रात थी। बिना चांद का आसमान बहुत ही भयानक लग रहा था। हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ बंद दुकानें और सुनसान सड़कें। यह सब एक अजीब सा भाव पैदा कर रहा था। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन वे भी काली अंधेरी रात के साए में मध्यम सी लग रही थी। बीच बीच में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन मैं इन सब की परवाह किए बिना बेखौफ होकर सड़क पर टहल रहा था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं एक बहुत हिम्मती आदमी था। भूत प्रेत और काली शक्तियों जैसी चीजों पर मेरा विश्वास नहीं था, बल्कि मैं इन्हें बेमतलब की बातें मानता था। टहलते टहलते मैं स्टेशन से काफी दूर निकल आया था।
कुछ दूर उस सुनसान सड़क पर चलने के बाद मैंने देखा कि दूर कोई इंसान खड़ा है जो एक रिक्शे के पास खड़ा था। उसे देखकर मुझे लगा शायद वह रिक्शा चालक है। मैंने तुरंत अपनी सिगरेट बुझाई और माचिस पॉकेट में रखते हुए उसकी तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगा। जब मैं उसके थोड़े और करीब पहुंचा तो देखा कि वह रिक्शा चालक सर झुकाए हुए बड़े ही शांति से अपने रिक्शे पर बैठा है। उसे देखकर मैंने यही सोचा, शायद वह सो रहा होगा। इसलिए मैं धीमे कदमों से उसके पास पहुंचा ताकि उसकी नींद न टूटे। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने देखा कि उसने बहुत ही अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे, एकदम काले कपड़े, और ऊपर से लेकर नीचे तक उसका शरीर उन्हीं काले कपड़ों से ढका हुआ था। इसलिए रात के घनघोर अंधेरे में मुझे उसका चेहरा भी ठीक तरह से नहीं दिखा। खैर, मुझे तो बस घर जाने से मतलब था, इसलिए मैं उसके पास पहुंचते ही धीरे से उस रिक्शा चालक से पूछा, क्यों भैया, करमदी रोड चलोगे? मेरे पूछने पर पहले तो उस रिक्शा वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि वह गहरी नींद में होगा, इसलिए इस बार मैंने उसे धीरे से झकझोरते हुए दोबारा पूछा, चलोगे? इस बार मेरे पूछते ही उस रिक्शा वाले ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई और रिक्शा चलाने की मुद्रा में आ गया। यह देखकर मैं जल्दी जल्दी अपने सामान को उसके रिक्शे में रखने लगा और फिर उसके पीछे सवार हो गया। मेरे बैठते ही वह बिना कुछ बोले रिक्शा चलाने लगा। उसका ऐसा बर्ताव मुझे कुछ हजम नहीं हुआ, क्योंकि आमतौर पर सिर्फ रतलाम में ही नहीं, देश के हर कोने में रिक्शे वाले बड़े बोलते होते हैं, पैसे वगैरह का भावताव करते हैं, फिर ही सवारी बिठाते हैं। लेकिन इस रिक्शा वाले ने न तो मुझसे पैसे के बारे में पूछा और न ही कोई और बात की। यह बात मेरे मन में खटक गई और मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। दूसरी ओर एक बात की खुशी भी मेरे दिल को बाग बाग कर रही थी कि पहली बार जिंदगी में इस समय मुझे कोई रिक्शा मिल गया। अब समय से पहले घर पहुंच जाऊंगा तो पत्नी और बच्चे दोनों खुशी से झूम उठेंगे। ऐसे सुकून देने वाले ख्यालों से मैंने थोड़ी चैन की सांस ली और अपनी आंखें मूंद कर आराम से बैठ गया। अंधेरी रात में सफर करने में और भी ज्यादा आनंद आ रहा था। जैसे जैसे रिक्शा आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे हवा का झोंका मेरे चेहरे को छू कर जा रहा था, जिससे मुझे बहुत राहत मिल रही थी। नींद तो वैसे भी नहीं आनी थी, इसलिए मैंने रिक्शा वाले से थोड़ी बात करने की कोशिश की। मैंने उससे साधारण भाव से कहा, तुम लोग रात में रिक्शा क्यों नहीं चलाते? गनीमत है कि आज तुम मुझे मिल गए। पहली बार मैं घर समय पर पहुंच पाऊंगा, नहीं तो कितनी बार मैं रात में आया हूं, लेकिन कभी मुझे कोई रिक्शा वाला नहीं मिलता। इसलिए मुझे हमेशा पूरी रात वेटिंग रूम में ही बितानी पड़ती है। रात में रिक्शा चलाना शुरू कर दो, यात्रियों को कितनी दिक्कत होती है। मेरे इतने सारे सवाल और रह रहकर बातें करने के बावजूद भी वह रिक्शा वाला एक शब्द नहीं बोला। इसलिए मैंने बात करना ही बंद कर दिया, यही सोचकर कि शायद वह बात करने के मूड में नहीं है या गूंगा है। थोड़ी देर बाद जैसे ही रिक्शा चली, मुझे धीरे धीरे उस मंद हवा से नींद का झोंका आया और मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद अचानक एक झटके से मेरी नींद खुली। मैंने अपनी आंखों के सामने का नजारा देखा तो दंग रह गया। मैंने देखा कि जिस रिक्शा पर मैं बैठा हुआ था वह अभी भी स्टेशन से थोड़ी दूरी पर ही था, उसी जगह खड़ा हुआ था जहां से मैंने सवारी की थी। ये देख मैं मन ही मन सोचने लगा। लगभग 15 मिनट बीत गए और ये रिक्शा वाला इतनी देर से रिक्शा चला रहा है, लेकिन अब तक हम आगे क्यों नहीं बढ़े? रिक्शा चलने का आभास हो रहा था, लेकिन वह कहीं जा नहीं रहा था। और तो और ठंडी हवा का झोंका भी बार बार महसूस हो रहा था। ये देख मुझे धक्का सा लगा और जिंदगी में पहली बार मुझे थोड़ा डर लगने लगा। ऐसा होते ही मैंने रिक्शे वाले को रुकने के लिए कहना शुरू किया, लेकिन पहले की तरह ही वह रिक्शा वाला मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा था। बस बिना जवाब दिए अपने पैरों को चलाता रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि रिक्शा अभी भी स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद था। यह देख मेरे होश उड़ गए और अब मुझे समझ में आने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। यह सब सोचते सोचते मैंने जल्दी से अपनी घड़ी में समय देखा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी घड़ी में समय वही हो रहा था जब मैं वेटिंग रूम से बाहर निकला था।
उस वक्त मेरी क्या हालत रही होगी यह मैं ही जानता हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस रिक्शा में सफ़र करते करते काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन मेरी घड़ी अब भी 3:30 ही बजा रही थी। अभी मैं कुछ समझ पाता कि तभी अचानक ढेर सारे कुत्ते हमारे रिक्शे की तरफ देखकर भौंकने लगे। यह देखकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। न जाने कैसे मुझे अपने बचपन में दादी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ और किस्से याद आने लगे। उन्होंने कहा था कि अमावस्या की काली रातों में भूत प्रेत और पिशाच घूमा करते हैं। मैंने यह भी सुन रखा था कि भूतों का समय अक्सर 2 बजे से 3:30 तक होता है। इस दौरान भूत प्रेत आजाद घूमते हैं। यह सब सोचते ही मेरा रोम रोम सिहर उठा। वो कुत्ते अभी भी लगातार भौंके जा रहे थे। यह सब देखकर मैं सोचने लगा कि मैं कैसी अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को इस स्थिति से कैसे बचाऊं। मैं जैसे तैसे अपना सामान लेकर रिक्शा से उतरने का प्रयास करने लगा, लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे पूरी मजबूती से उस सीट पर जकड़ लिया हो। मैं बाहर निकलने का बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पर कोई आकर बैठ गया हो। मैंने जैसे ही रिक्शे के शीशे में देखा तो मेरे होश उड़ गए। वाकई मेरे कंधे पर एक कटा हुआ सिर रखा हुआ था जो बेतहाशा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। ये देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया कि तुरंत अपने कंधे की ओर देखकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां न तो कोई कटा हुआ सिर था और न ही कोई खून, बल्कि मेरे कंधे पर मेरा बैग था। यह देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे दादी की एक एक बात पर यकीन होने लगा था। इसी आपाधापी में अचानक मुझे याद आया कि दादी ने इस समस्या से बाहर निकलने का एक तरीका बताया था। उन्होंने कहा था, अगर तुम ऐसी किसी भी स्थिति में फंस जाओ तो डरना नहीं, माचिस निकालना और तुरंत ही प्रेत या शैतान के सामने आग जलाना और जोर जोर से बजरंग बली का नाम लेना। उन्होंने यह भी कहा था कि आग दिखाने से भूत प्रेत तुरंत ही वहां से गायब हो जाते हैं और बजरंग बली का नाम ही भूत प्रेतों को भगाने के लिए काफी होता है। ये ख्याल आते ही मैं तुरंत माचिस ढूंढने के लिए अपना बैग खंगालने लगा। अक्सर ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसलिए हमें उस वक्त जो भी ध्यान आता है हम वही करने लगते हैं। माचिस का ध्यान आते ही मैं अपना बैग देखने लगा, लेकिन मुझे उस वक्त माचिस बैग में मिली ही नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद था कि स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मैंने सिगरेट पी थी। फिर माचिस कहाँ रखी यह याद ही नहीं आ रहा था। तभी मेरा ध्यान आया कि सिगरेट पीने के बाद मैंने माचिस अपनी पैंट की जेब में रखी थी। यह याद आते ही मैंने जल्दी से माचिस निकाली और तुरंत एक तीली जलाकर जोर से बजरंग बली का नाम लिया। मैंने जलती हुई तीली उस रिक्शे वाले के चेहरे के सामने लहराई और कड़कती हुई आवाज में कहा, रुक जा, अब तू नहीं रुका तो देखना, इसी तीली से तुझे दाग दूंगा। मेरा इतना कहना ही काफी था कि अचानक रिक्शा रुक गया। वह प्रेत रिक्शा को छोड़कर ठीक मेरे सामने खड़ा हो गया। अब भी उसके काले कपड़ों के पीछे उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रिक्शा रुकते ही मुझे लगा कि पहले जैसा जकड़न का आभास अब खत्म हो चुका है। यह महसूस होते ही मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया। जैसे ही मैं रिक्शा से उतरने लगा, वैसे ही मैंने जो देखा उसने फिर से मेरे होश उड़ा दिए। मैंने देखा कि उस रिक्शे में शुरू से लेकर आखिर तक कोई रिक्शा चालक नहीं था, बल्कि उन काले कपड़ों में एक भयंकर दिखने वाला हड्डियों का ढांचा था जो ठीक मेरे सामने खड़ा होकर एक अजीब सी शैतानी हंसी निकाल रहा था। यह देखकर मैं डर के मारे चीखता चिल्लाता हुआ रिक्शा से उतरकर रेलवे स्टेशन की ओर भागने लगा। भागते भागते मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पलक झपकते ही वह रिक्शा घुप अंधेरे में गायब हो गया। यह देखते ही मैं डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। जाने अनजाने में जिस चीज को मैं पूरी जिंदगी वहम और बकवास मानता था, वही चीज मेरे सामने आकर मुझे लाजवाब बना गई। और तो और उस प्रेत से मैंने इतनी देर तक बात भी की थी। यही सब सोच सोचकर मेरी हालत खराब हो चुकी थी।
मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीना चीरकर बाहर निकल जाएगा। कुछ ही देर में भागते भागते मैं रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम तक पहुंच गया। हांफते हांफते मैं स्टील की कुर्सी पर बैठ गया। तभी मेरी नजर घड़ी पर पड़ी और एक बार फिर जो मैंने देखा उससे मेरा सिर चकराने लगा, क्योंकि अब घड़ी में 4 बज चुके थे और घड़ी की सुई भी चलने लगी थी। ये देखकर मैं सीट पर बैठकर पूरे घटनाक्रम को याद करने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि वो सब आखिर था क्या। जिंदगी में पहली बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसमें मैं एक खौफनाक मंजर से होकर आया था। अभी मैं बैठा बैठा अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा स्टेशन पर एक झाड़ू मारने वाला इंसान मेरी ही तरफ झाड़ू लेकर आ रहा है। मेरे पास आते ही वह इंसान बोला, पैर ऊपर करके बैठ जाइए, साफ सफाई यहीं से शुरू करता हूं। उसकी बातें सुनकर मैंने अपना पैर उठा लिया, लेकिन मेरे चेहरे पर डर के बादल अब भी मंडरा रहे थे। मन में यह ख्याल आ रहा था कि कहीं ये इंसान भी छलावा तो नहीं। इससे पहले कि कुछ और होता, मैंने माचिस निकाली और तुरंत उसे जलाकर उसके चेहरे के पास दिखाने लगा। मुझे ऐसा करता देख वह इंसान थोड़ा झुंझला उठा और चिढ़ते हुए बोला, यह क्या बदतमीजी है, माचिस क्यों जला रहे हैं मेरे मुंह के सामने। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह आम इंसान ही है, कोई भूत प्रेत नहीं। जब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि यह इंसान भूत प्रेत नहीं है, तो मैंने माचिस की तीली बुझाकर उसे माचिस के अंदर रख दिया। मुझे ऐसा करते देख वह इंसान थोड़ा रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो ये बात है, शायद आप भी उस चीज से आज रूबरू हुए हैं। उसकी बात सुनते ही मैं हैरानी से बोला, किससे मतलब? वह मेरी तरफ उसी अंदाज में देखते हुए बोला, वही रिक्शे वाला, जसविंदर नाम है उसका। रिक्शे वाले का नाम सुनते ही मैं चौंक पड़ा और डरते हुए बोला, कौन रिक्शे वाला? वह इंसान मेरी बात सुनकर हंसते हुए बोला, अरे वही जो स्टेशन के बाहर हमेशा ऐसे मुसाफिर की तलाश में रहता है जो अमावस्या की रात से अनजान हो। उसकी बात सुनकर मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि वह उसी प्रेत की बात कर रहा है जिससे बचकर मैं थोड़ी देर पहले आया था। मैं हड़बड़ाकर बोला, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको उसके बारे में कैसे पता? उस इंसान ने मेरी बात सुनी और एकदम मेरे पास आकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर धीमी आवाज में बोला, अभी के समय उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इन सब चीजों का नाम मत लो। उसके ऐसा कहते ही मैं शांत हो गया। फिर लगभग 10 सेकंड बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इसे उस प्रेत के बारे में कैसे पता है। यह सोचकर मैंने फौरन उससे पूछा, अच्छा एक चीज बता सकते हैं, आपको उसके बारे में कैसे पता? मेरी बात सुनकर वह इंसान अपनी झाड़ू बगल में रखकर उसी स्टील की कुर्सी पर बैठ गया। फिर बोला, आप नए हो क्या भोपाल में? अरे आसपास के सभी लोगों को उसके बारे में पता है। हर अमावस्या की रात को वह किसी न किसी को दिख ही जाता है। उसने कहा, आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। वह रिक्शे वाला जसविंदर स्टेशन के बाहर ट्रांसफार्मर के पास रिक्शा लेकर खड़ा था। बरसात का दिन था और बारिश अभी अभी खत्म हुई थी, जिसके कारण उसके आसपास की जमीन भी नम थी। आप तो जानते ही हैं हमारे देश में बिजली विभाग की क्या स्थिति है। ऊपर का तार कमजोर था और वह तार सीधा उसके रिक्शे पर गिरा। पल भर में वह और उसका रिक्शा धुआं धुआं हो गए। यह घटना मैंने अपनी आंखों से देखी थी। उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि मैं बस एक झलक ही देख पाया था। उसके पूरे शरीर का ऊपरी भाग जल चुका था, जैसे उसकी खाल ही नहीं हो। उसके मरने के बाद से ही हर अमावस्या की रात उसकी आत्मा उसी रिक्शे के साथ भटकती रहती है। उस इंसान की बात सुनकर मैं पसीने से तरबतर हो गया। इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मैं थर थर कांपने लगा। उस इंसान के जाने के बाद जब तक सूरज नहीं निकला, मैं वेटिंग रूम के एक कोने में दुबका रहा। फिर दिन में ही घर गया। वो घटना मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना बन गई। उस दिन के बाद जब मैं घर आया तो इतना ज्यादा सदमे में था कि बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं की। मैं काफी दिनों तक बीमार रहा और दोबारा उदयपुर भी नहीं जा पाया।
मेरी इस हालत से मेरे बच्चे और पत्नी भी बहुत दिनों तक परेशान रहे। वाकई वह किस्सा मेरी जिंदगी का सबसे डरावना किस्सा था। ठीक होने के बाद भी मुझे हर वक्त यही ख्याल आता रहता था कि भला मैं उस रात से कैसे बचकर निकल गया। क्या सच में आग में वह शक्ति थी जिसने मुझे उस प्रेत के चंगुल से बचाया था, या फिर कुछ और ही कारण था? ये सारे सवाल आज भी एक पहेली बनकर मुझे चैन से सोने नहीं देते। खैर, कारण जो भी हो, भगवान की कृपा से मैं बचकर निकल गया था, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।